आज हम अपना आगे टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम गांधी जी ने जो तीसरा विचार दिया था उस विचार की चर्चा करेंगे, जो कि तात्कालिक सुधार के रूप में था। उसको देखते हैं। गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया जो सुधार है, राजनीतिक जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए गांधी जी के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं प्रशासन में या जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए या जनता के मोरल विकास के लिए, उस विकास को हम देखने वाले हैं। और उस विचार का नाम रखा गया था, विचार है वो है अहिंसक लोकतंत्र। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखें कि गांधी जी जो व्यक्तित्व हैं वे बहुत ही व्यवहारिक और यथार्थवादी व्यक्तित्व के धनी हैं, और उन्होंने किसी भी तरह से आदर्शवाद को स्थापित करने का प्रयास तो किया, लेकिन उनके ध्यान में रहा कि ये जो आदर्शवाद है उसे स्थापित करने के लिए वर्तमान में परिस्थितियाँ उचित नहीं हैं, या जैसी परिस्थितियाँ चाहिए वैसी परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो उन्होंने उस विचार को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें ग्राम स्वराज्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ग्राम स्वराज्य के माध्यम से आदर्शवादी राम राज्य की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन वहीं उन्होंने देखा कि उस ग्राम स्वराज्य को स्थापित करने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए, ग्रामीण परिवेश का जितना विकसित होना चाहिए शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार पर, उतना ग्रामीण परिवेश का विकास नहीं हो पाया है, या उन लोगों में उतनी जागरूकता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति नहीं है। वे एक क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णयों को लागू करने का प्रयास करते हैं या उन निर्णयों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। और गांधी जी इन बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। गांधी जी को हमने जिस तरीके से देखा है वो सभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं, यानी उनकी ये अपेक्षाएं रहती हैं कि समाज का वो निम्नतम वर्ग और समाज का उच्चतम वर्ग, या साधनहीन वर्ग और साधन संपन्न वर्ग, दोनों के मध्य किसी प्रकार का भेद न हो। जैसे हमने बात की थी ग्राम स्वराज्य में, उन्होंने कहा प्रेम, सहयोग, समर्पण, एक दूसरे को साथ लेकर चलने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के आधार पर व्यक्ति और गांव का विकास किया जाना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि गांधी जी इसका समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो विचारधारा है ये स्थायी आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन लेकर आती है, क्षणिक किसी प्रकार का विकास नहीं करती है, या कुछ समय के लिए व्यक्ति को अच्छा साबित करने का या बनाने का प्रयास नहीं किया जाता है। वहाँ ये प्रयास किया जाता है कि एक व्यक्ति आने वाले समय में उसकी नैतिक बल इतना मजबूत हो कि वह आने वाली कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता नहीं करे। ऐसे विचार रखे गए थे। लेकिन गांधी जी ने देखा कि वो उस ग्रामीण या उस समय की तात्कालिक जो बहुसंख्यक जो लोग हैं भारत के, वे अभी उस स्तर तक पहुँचे नहीं हैं। तो उन लोगों के उस स्तर तक पहुँचने तक गांधी जी ने अहिंसक लोकतंत्र को एक समाधान के तौर पर प्रस्तुत किया। और अहिंसक लोकतंत्र की हम जो विशेषताएं देखने वाले हैं, या हम इसके अंतर्गत जो पढ़ेंगे, अहिंसक लोकतंत्र की धारणा क्या कहता है, ये अहिंसक लोकतंत्र से क्या मतलब है, क्या इसके मेन विचार है, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे कि अहिंसक लोकतंत्र में शासन का दृष्टिकोण,
शासक जो व्यक्ति होंगे, क्योंकि हमने कही दिया तो जनता चुनेगी लोकतंत्र में शासक को। शासन का क्या दृष्टिकोण रहेगा आगे इस अहिंसक लोकतंत्र के प्रति? प्रजा का किस प्रकार का दृष्टिकोण रहता है, यानी प्रजा क्या किस रूप में इसको लेती है। क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि गांधी जी का जो दृष्टिकोण है अहिंसा का, उसको भी समझने में लोगों को थोड़ा सा क्या लग गया था, समय लगा, या लोग उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हम किस प्रकार से अहिंसा का पालन कर सकते हैं। तो ये अहिंसक, उस पर भी लोकतंत्र, तो इसको लागू करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं या किस तरह से इसको लागू किया जाना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं हमारे यहाँ। आगे देखें, किस तरह से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा और उन प्रतिनिधियों का क्या दृष्टिकोण होगा। कुछ शासन में भी भाग लेते हैं, कुछ शासन के बाहर होते हैं प्रतिनिधि, तो उस आधार पर बात करें, प्रतिनिधि तो सभी हैं, जो जिस क्षेत्र से चुनकर आ गया वो सरकार में चाहे शामिल हो या नहीं हो, वह उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। तो वो क्या सोचते हैं, यहाँ शासन क्या सोचता है, दोनों के बीच चर्चा करेंगे। और आगे है अहिंसक प्रतिनिधित्व। अहिंसक लोकतंत्र में व्यवस्थापिका का संगठन किस प्रकार से होगा। जब हम सबका अध्ययन कर लेंगे तो हम गांधी जी के राजनीतिक विचारों का जो तीसरा बिंदु है, जिसे हम कह रहे हैं अहिंसक लोकतंत्र, उसके बारे में हमारी जानकारी पूरी हो जाएगी लगभग। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि संपूर्ण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ हम पढ़ नहीं सकते। गांधी जी अपने आप में इतने विराट व्यक्तित्व हैं कि आप उन्हें एक क्लास, एक विषय या एक पेपर के तौर पर अगर देखेंगे तो वह कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते। गांधी जी का योगदान एक व्यक्तिशय, एक दार्शनिक, एक राजनीतिक विचारक, एक राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता या एक जन सामान्य जो व्यक्ति होता है, उसके आधार पर अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रभाव से, अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। इसी का प्रभाव है कि हम 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। आने वाले टाइम में जब आएगी तो आप देखेंगे कि 2 अक्टूबर के तौर पर हम उन्हें याद करते हैं किस रूप में, विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने वास्तव में अहिंसा के आधार पर उस विराट सत्ता को या तात्कालिक सर्वोच्च सत्ता को चुनौती देने का काम किया था। और अंत तो गत्वा भारत आज़ाद हुआ और भारत ने किसी भी प्रकार से किसी सैनिक क्रांतिकारी या कार्यवाही का प्रयोग न करते हुए शांतिपूर्ण तरीक़ों से आज़ादी को प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो आप देख लीजिए कितनी अवधारणाएं हैं, इसके अंतर्गत 6 तत्वों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अहिंसक लोकतंत्र की अवधारणा, जो पहला बिंदु है। अब आगे देखिए आप, अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी का मानना है कि हिंसा जो है वो व्यक्ति की आत्मा का हनन कर देती है। लिख लीजिए इसको, आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि आपको शब्द अंक जो हैं वो आपको लिखने के मिलते हैं। हिंसा व्यक्ति की आत्मा का हनन कर देती है। तो जिस व्यक्ति की आत्मा मरी हुई है, ऐसा व्यक्ति समाज या राष्ट्र के लिए कोई मुख्य योगदान दे पाएगा क्या? ऐसा हम नहीं कह सकते।
इसलिए गांधी जी कहते हैं कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। और जब उस अहिंसा को हम लोकतंत्र के साथ जोड़ देते हैं, हालांकि आप देखते हैं कि चुनाव में बड़ी भारी मात्रा में हिंसा होती है, बड़ी भारी मात्रा में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब तो पहले की तुलना में कम हो गई है, या जितना निम्न स्तर का चुनाव होता जाता है या निम्न लेवल स्तर पर चुनाव होता है, पंचायत का या उससे ऊपर या थोड़ा स्थानीय स्वशासन का, उनमें ज़्यादा हिंसा होती है कई बार। अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में निर्वाचन आयोग की शक्ति के आधार पर या संसाधनों की पहुंच के आधार पर हिंसा क्या हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है। इसलिए गांधी जी हिंसा को किसी भी प्रकार से अनिवार्य नहीं मानते। आगे देखिए आप, इस हिंसा के कारण लोकतांत्रिक जो गतिविधियां हैं उन पर विवेक, हिंसा के कारण व्यक्ति की विवेक आधारित समझ समाप्त हो जाती है। और विवेक आपको मैंने पहले ही बताई रखा है, विवेक का मतलब क्या होता है, सही और गलत के बीच में भेद करने की आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको क्या कहते हैं हम, विवेक। ठीक है, आगे चले। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाना चाहिए, लोकतंत्र को अहिंसक बनाया जाना चाहिए, लोकतंत्र में सर्वोदय यानी सभी का विकास किया जाना चाहिए, लोकतंत्र में न्याय की अवधारणा या न्याय को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि न्याय के लिए सभी लोग इक्वल होते हैं। न्याय जो हमने विधि का शासन जो हम संविधान में पढ़ते हैं, वो विधि का शासन गांधी जी इस अहिंसक लोकतंत्र की अवधारणा के अंतर्गत शामिल करते हैं, जहां न्याय को सर्वोच्च रखा जाएगा, व्यक्ति प्रधान नहीं होगा, और जो व्यक्ति शासन का प्रधान होगा उस पर भी न्याय का नियंत्रण स्थापित रखा जाएगा। देखें आप आगे, हम कह रहे हैं कि अहिंसक जो लोकतंत्र है उसका अर्थ समझ लीजिए आप। गांधी जी ने क्या किया, ग्राम स्वराज्य के समय बताया था ग्राम स्वराज्य के विचार के दौरान सीमित हिंसा के विचार की उन्होंने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि समाज जो है वो बिल्कुल अहिंसक हो जाए, और जितनी मात्रा में समाज हिंसा करेगा उतना ही वो समाज क्या राज्य पर निर्भर करेगा, और राज्य पर उसकी इस निर्भरता के कारण समाज अपने वास्तविक स्वरूप को पा नहीं सकेगा। कहने का मतलब है कि जब तक व्यक्ति की मानसिक जो धारणाएं हैं उन धारणाओं में अहिंसा को स्थापित नहीं कर दिया जाएगा, तब तक व्यक्ति किसी बाहरी दबाव के कारण हिंसा या अहिंसा का पालन कर रहा है। अगर वो दबाव के कारण हिंसा कर रहा है, आंतरिक रूप से हिंसा का समर्थ है, तब भी वो गलत है, और अगर वो आंतरिक रूप से अहिंसक नहीं है और हिंसा कर रहा है या अहिंसा कर रहा है तो भी वो उचित नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जो भी चीज़ आप करें, अगर आप हिंसक भी हैं तो आप किसी बाहरी दबाव के कारण ऐसी हिंसा कर रहे हैं तो आप उस सीमा तक गलत हैं, आपको उस हिंसा का प्रतिकार करना चाहिए। और आप अहिंसक हैं लेकिन उसको शो नहीं कर पा रहे हैं या उसको समझ नहीं पा रहे हैं या उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, मन से तो कह रहे हैं मैं भी अहिंसा में विश्वास रखता हूं, लेकिन आप अहिंसा के सिद्धांतों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि व्यक्ति मौका मिलने पर अहिंसक हो जाता है और मौका मिलने पर हिंसक हो जाता है। जैसी उसकी आवश्यकताएं होंगी वो हिंसा का पालन करेगा।
तो इस विचार का गांधी जी के द्वारा क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। गांधी जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने सभी कार्यों को अपने स्व विवेक के आधार पर करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति स्व विवेक का पालन नहीं कर पा रहा है या किसी प्रकार के बाहरी दबाव के कारण वो हिंसक या अहिंसक हो रहा है, तो ऐसा विकास उसका विकास नहीं कहलाएगा। आगे देखें आप, गांधी जी कह रहे हैं कि अहिंसक लोकतंत्र के माध्यम से अहिंसक लोकतंत्र के माध्यम से प्रशासन में, व्यवस्थाओं में शासन में एक जैसे ये किसका प्रवेश करवाया जाएगा, अहिंसा जैसे तत्वों का समावेश करवाया जाएगा। यानी शासन के दमनकारी स्वरूप को कल्याणकारी स्वरूप में बदलने का प्रयास किया जाएगा। मैंने कहा इसको पुलिसिया राज्य भी कहते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए आप, जैसे अंग्रेज करते थे, दमनकारी या पुलिसिया स्वरूप को कल्याणकारी स्वरूप में बदलने का प्रयास किया जाएगा। जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे, वो भी किससे, अहिंसा के आधार पर कल्याणकारी स्वरूप में बदलने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, यानी आप समझ गए होंगे कि वहां पर हिंसा को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्रशासन करे चाहे वह आम जनता करे। यानी न वहाँ दंगे होंगे, और होंगे तो उनको प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, सामूहिक या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, सामूहिक हिंसा को भी और व्यक्तिगत हिंसा को भी कोई स्थान नहीं दिया जाए। वहीं प्रशासन भी अगर कल्याणकारी स्वरूप के बजाय अगर दमनकारी स्वरूप अपनाता है, तो गांधी जी ऐसे दमनकारी स्वरूप का इस अहिंसक लोकतंत्र में विरोध करेंगे। यानी उनका मानना है कि जो भी कार्य किया जाए वो आम सहमति के आधार पर किया जाए, जिसका आधार क्या होगा, प्रजा का कल्याण किया जाना। आगे देखें आप, अब कहां तक गांधी जी का मानना था, गांधी जी के अनुसार हिंसा विद्यमान रहेगी। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य में वर्णित हिंसा को न्यूनतम करने का सुझाव दिया। न्यूनतम करने का विचार दिया है। ठीक है, यानी गांधी जी के इस अहिंसक लोकतंत्र में हिंसा हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति इतना मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से विकसित नहीं हुआ है कि वह इस प्रकार के विचारों को क्या कर दे, दूर कर दे, या अहिंसा को बिल्कुल अपना ले और हिंसा को एकदम से त्याग कर दे। ऐसा इतना प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं हो पाया। तो गांधी जी कह रहे हैं कि उस हिंसा की जो संभावनाएं मैक्सिमम हो सकती हैं किसी लोकतंत्र में या किसी भी प्रशासन में
या प्रशासनिक व्यवस्था में, उसको अहिंसक लोकतंत्र के माध्यम से क्या कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए। यानी बहुत अति आवश्यक स्थिति होने पर ही हम इस हिंसा का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। जनरली आपको पता है गांधी जी किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन वो कायरों की अहिंसा, जब हम आगे चर्चा करेंगे गांधी जी का जो अहिंसा और सत्याग्रह का विचार पढ़ेंगे अलग से, उसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो यहाँ क्या है, कायरों की हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे गांधी जी। वहाँ कायरों की हिंसा के बदले वो हिंसा को वो प्रेफरेंस देंगे और वो कह रहे हैं कि ऐसी हिंसा को न्यूनतम किया जाना चाहिए। ये आप भी जानते हैं कि हिंसा या युद्ध जो हम कह रहे हैं, हमारे यहाँ पहले मनु में आपने पढ़ा होगा कि युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए। ऐसे गांधी जी भी कह रहे हैं कि हिंसा भी यहाँ पर अंतिम उपाय के रूप में प्रदर्शित की जानी चाहिए। ठीक है, यानी ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए इसके माध्यम से अहिंसक लोकतंत्र के माध्यम से हिंसा की आवश्यकताओं को, अब न्यूनतम कैसे करें कि हिंसा की आवश्यकता या अनुभव न हो। हिंसा की आवश्यकता के अनुभव की परिस्थितियों को समाप्त कर दिया जाए, यानी ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जाएं जहां पर हिंसा की जगह सहयोग स्थापित हो। यानी जहां विवादास्पद परिस्थितियां हैं या ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि बड़े विवाद उत्पन्न कर सकती है, तो ऐसी परिस्थिति को समाप्त कर देने की अवधारणा का पालन करते हैं। अब आपने देखा होगा गांधी जी ने, अभी मैं आपको बताता हूं, अवधारणा का समर्थन करते हैं। मैंने कहा गांधी जी ने भारत में अंग्रेजों से टक्कर लेते समय गांधी जी ने ये कहा कि हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे, अहिंसक रूप से आंदोलन प्रारंभ किए उन्होंने जितने भी किए, और उससे बढ़कर वो उपवास भी करने बैठ जाते थे। जैसे हिंदू मुस्लिम में दंगे होते थे या किसी तरह का कोई सांप्रदायिक बिल लेकर आए, तो उस सांप्रदायिक कम्युनल जो अवार्ड था उसके विरोध में गांधी जी उपवास करने बैठे। भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे हुए तो गांधी जी उन दंगों से परेशान होकर उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को मार दीजिए या हिंदुओं को मार दीजिए या उनको जेल में डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, हिंसा का नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आमरण अनशन पर बैठने वाला हूँ। अब आमरण अनशन जो है वहाँ पर हिंसा की जो आवश्यकताएं थी या हिंसा को न्यूनतम करने की बात नहीं की ना, उन्होंने वहाँ पर हिंसा के प्रयोग को ख़त्म करने की कोशिश की, या उन्होंने कहा कि जब उपवास से काम हो सकता है या मेरे उपवास करने से इन लोगों की जो दंगा करने की जो प्रवृत्ति है उसको रोका जा सकता है, और दंगा क्या है, हिंसा का परिणाम है। तो उसको रोकने के लिए गांधी जी ने किसका सहारा लिया, उपवास का सहारा लिया। और उपवास अपने आप में किसी भी तरह का हिंसक साधन नहीं है। तो गांधी जी ऐसा ही कहते हैं कि हमें उन परिस्थितियों को समाप्त करना चाहिए जहां पर विवाद हिंसक रूप में बदल सकते हों। हमें ऐसे समाज, ऐसे राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए जहां पर लोगों में विवाद को समाप्त करने के लिए राजनीतिक या संवैधानिक या कानूनी प्रावधानों का प्रयोग किया जाए, न कि किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन किया जाए। आगे चलते हैं इसी में। इसीलिए गांधी जी सैनिक कार्यवाही, दंगे या अन्य किसी हिंसक गतिविधि का समर्थन नहीं करते थे।
ठीक है, क्योंकि ये हिंसा है और ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, समाज कल्याण के लिए कोई दंगा नहीं करेगा, समाज कल्याण के सैनिक कार्यवाही नहीं की जा रही है। सैनिक कार्यवाही अंग्रेजों के द्वारा, जो उस जमाने में सैनिक कार्यवाही हो रही थी, वो अंग्रेज सरकार भारतीयों का दमन करने के लिए इस प्रकार के साधनों का प्रयोग करती थी और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम आपस में ही अपने राजनीतिक या धार्मिक हितों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को मारने का प्रयास करते थे, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते थे। तो ऐसी परिस्थितियों का गांधी जी ने क्या किया है, समर्थन नहीं किया। उनका मानना है गांधी जी का मानना था कि आपसी कटुता और जो आपसी कटुता व विवादों को सुलह वह समझौते से सुलझाने की व्यवस्था ही अहिंसक लोकतंत्र है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में सभी के विचारों का स्वागत किया जाता है। ठीक है, यानी गांधी जी, आप उनके व्यक्तित्व को जब देखते हैं तो गांधी जी खुद भी किसी प्रकार, आपको पता है वो खास बॉडी बिल्डर तो थे नहीं, हाँ भाई बहुत बड़े 6 पैक्स ऐप बना रखे हों या बहुत अच्छे मसल्स हैं या बहुत अच्छी हाइट है, हेल्थ तो थी, लेकिन फिजिकल हेल्थ जो आप जिसको हेल्थ मानते हैं वैसे उनके पास बॉडी नहीं थी, कोई बड़े पहलवान नहीं थे। इसलिए अब आप ये ना कह दें कि सर इसलिए वो शांति या अहिंसा की बात करते थे, शायद वो बॉडी बिल्डर होते तो वो भी शायद ले देकर मामला सुलझा लेते, क्योंकि शब्दों के घाव बड़े भारी होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो व्यक्ति वास्तव में जो पावरफुल होते हैं या ताकतवर होते हैं वो आंतरिक यानी अंदर से मजबूत होते हैं। वो बड़ी से बड़ी परेशानी से टकरा सकते हैं, बड़े से बड़े साम्राज्य से टकरा सकते हैं, लेकिन उनकी एक ही कमजोरी होती है कि वो किसी सही चीज़ के लिए ऐसा करेंगे, किसी गलत उद्देश्य को लेकर किसी गलत प्रकार की गतिविधि में वो शामिल नहीं होते हैं। अगर आपका उद्देश्य सही है, साधन सही है, साध्य सही है, तो गांधी जी जैसे व्यक्ति आपके साथ आज उस लक्ष्य को प्राप्त करने तक आपके साथ संघर्ष करेंगे या आपके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई गलत उद्देश्य होगा या किसी गलत अवधारणा पर आप काम कर रहे हैं तो गांधी जी ऐसा नहीं करेंगे। आगे देखें, आप इसको और देख लें। अहिंसक लोकतंत्र की अवधारणा क्या है गांधी जी के अनुसार? वो कहते हैं कि व्यक्ति को जो हिंसा है व्यक्ति की आत्मा का हनन कर देती है, यानी उसको मार देती है। तो जिस व्यक्ति की आत्मा मर जाती है उसका विवेक भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और विवेक समाप्त हो जाएगा तो वह क्या करेगा? सही और गलत का डिसीजन नहीं कर पाएगा, वह अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। जबकि ग्राम स्वराज्य में मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने किसकी बात की है? कम्युनिटी की, समुदाय के लिए। अगर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों के अलावा या उनको छोड़कर त्याग कर समुदाय के हितों की तरफ अग्रसर हो रहा है तो इसका मतलब उसका आध्यात्मिक पक्ष भी सुधर रहा है और वह व्यक्ति अपने मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए काम कर रहा है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता है अपने हित का काम छोड़कर आप दूसरों के हित के लिए काम करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम है। और आपको पता होना चाहिए अगर आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका भी कल्याण छुपा होता है, ऐसा गांधी जी ने कहा ग्राम स्वराज्य के अंतर्गत। क्योंकि आप किसी कार्य का अनुभव करेंगे, करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप किसी लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको जब अपने लिए वो काम करेंगे या किसी अन्य व्यक्ति के लिए वो काम करेंगे तो आप उस पहले की तुलना में ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, पहले की तुलना में बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे, आपकी समझ विकसित होगी उस कार्य के प्रति, आप उसके लॉजिक को समझ पाएंगे। तो इसलिए गांधी जी कह रहे हैं कि समुदाय के लिए जब कर रहे हैं तो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि इस ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के अंतर्गत हम कौन सी हिंसा का समर्थन करते हैं?
ये करना पड़ता है, ऐसा भी कह सकते हैं सीमित हिंसा का। गांधी जी नहीं कह रहे कि इसलिए गांधी जी ने वहाँ भी पुलिस और सेना की जिम्मेदारी तय की है, और यहाँ भी गांधी जी किसको ध्यान कर रहे हैं कि यहाँ भी सेना होगी और पुलिस भी होगी। अगर सेना, देखिए इसमें आगे चलते हैं यहाँ तक। अहिंसक लोकतंत्र में क्या किया जाएगा, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत क्या किया जाएगा, अहिंसा जैसे तत्वों का समावेश किया जाएगा या इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप देखते हैं कि अभी भी हम ये उसी सिद्धांत पर आधारित है। पुलिस और सैनिकों, पुलिस पहले हवाई फायर करती है, चाहे तो डायरेक्ट आप पर भी कर सकती है, लेकिन नहीं, वहाँ वो अहिंसा ही कहलाएगी। जब उसने हवाई फायर किया है तो एक तरह से वो अहिंसा का ही स्वरूप है। नहीं तो पुलिस वाले अपराधी पर भी डायरेक्ट फायर कर सकते हैं, वहाँ भी उनको कहा जाता है कि पहले पैर पर की जाएगी। पैर पे फायर करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर पा रहा है या अपने आप को नहीं बचाव किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आगे कार्यवाही की जाएगी। तो इस तरह के तत्वों को शामिल किया गया है। दमनकारी या पुलिसिया स्वरूप को स्वीकार नहीं करके वर्तमान में भी और गांधी जी भी कल्याणकारी स्वरूप को स्थान देते हैं। ऐसा कल्याणकारी स्वरूप जहां पर हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया गया। उस जो हमने पहले सीमित हिंसा की बात की है उसको न्यूनतम करने का प्रयास, मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, न्यूनतम करें, हवाई फायर, फिर पैर पे फायर किया जाएगा, फिर अगर फिर भी परिस्थिति सामान्य नहीं हो रही है तब कहीं कोई कठोर डिसीजन लिया जाता है। हिंसा की आवश्यकता के अनुभव को, यानी आवश्यकता का अनुभव ही नहीं हो, शांति का अनुभव करें, हम शांतिपूर्ण संसाधनों में विश्वास करें, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। आगे देखिए आप, गांधी जी के समय भी ये कार्यवाही हुई दमन के रूप में, दंगे हुए आपसी विवादों के समाधान के तौर पर, और अन्य हिंसक गतिविधियां भी होती रही जिनके कारण गांधी जी ने किसका समर्थन किया। अब आप देखिए, इसीलिए गांधी जी ग्राम स्वराज्य में भी किया था और यहाँ भी करेंगे। पुलिस और सैनिक व्यवस्था का या सैनिकों का समर्थन करते हैं। ठीक है, समर्थन करते हैं, लेकिन किस मात्रा में, सीमित या न्यूनतम रूप में। वो नहीं चाहते कि सेना या पुलिस किसी भी तरह से अपनी सीमा से बाहर जाकर किसी प्रकार का युद्ध या आक्रमण करे। आगे चलते हैं, ये आपके समझ में आया, यही चल रहा है, अभी धारणा ही चल रही है, हम क्या सोचते हैं अहिंसक लोकतंत्र के विषय में। इसका जो दूसरा विचार है वो क्या है, सर्वोदय। इस प्रकार की अवधारणा के अंतर्गत गांधी जी सर्वोदय का भी समर्थन करते हैं, या सर्वोदय की भावना, सर्वोदय की भावना का समर्थन करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों का
समानता के आधार पर विकास किया जाए। ठीक है। अल्पमत और बहुमत जैसे विभेदकारी तत्वों को समाप्त किया जाए। यानी यहाँ पर सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं गांधी जी। वो कह रहे हैं कि समाज का कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, साधनहीन हो, साधन संपन्न हो, अल्पमत में हो या बहुमत में हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। मैंने अभी पहले भी बात की है कि भयमुक्त वातावरण बनाया जाए, तो इसी प्रकार ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए इस लोकतंत्र के द्वारा, यानी आप समझते हैं कि सर्वोदय का मतलब आप जानते हैं सर्व प्लस उदय, सभी का उदय होना, यानी सभी वर्ग जो संख्या में कम हो या संख्या में ज़्यादा हो, चाहे लैंगिक आधार पर महिला या पुरुष हों, या छोटे हों, बड़े हों, या बूढ़े हों, वृद्ध हों, सभी को साथ लेकर चला जाए। यानी गांधी जी सब में समाहित हैं, हम सब में समाहित हैं और सभी हम में भी समाहित हैं। जैसे ईश्वर, आत्मा और परमात्मा की अगर बात करते हैं, गांधी जी धार्मिक व्यक्ति रहे हैं, तो आत्मा जिस तरह से सभी शरीरों में रहती हुई भी वो उस परमात्मा का अंश कहलाती है, परमात्मा में भी हम सभी शामिल हैं, हम में भी वो ईश्वर निहित है, हमें भी शामिल है। ऐसे वो कह रहे हैं कि ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही समान रूप से अपना विकास कर सकें। ये दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है गांधी जी के अहिंसक लोकतंत्र का। आगे चलें आप। अब हम बात करें विधि के शासन की, इसी के अंतर्गत देखो पश्चिम की जो अवधारणा है उसमें एक सिद्धांत चलता है लोकतंत्र के प्रति, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अब लोकतंत्र में भी यही होता है वर्तमान में, यानी वही बहुसंख्यक वर्ग की बात आ गई या बहुमत की बात आ गई। जो बहुमत में हैं या बहुसंख्यक हैं उन लोगों के, अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं, वैसे तो राज्य की बात करते हैं, ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुख उपलब्ध करवाना, ये उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत है। ठीक है, उपयोगितावादी यही कहते हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो वो लोकतंत्र में भी हो, चाहे राजतंत्र में हो, चाहे किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में हो, गांधी जी इस प्रकार के सिद्धांत का विरोध करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो। सुख की परिभाषा, सुख कोई सीमित विचारधारा नहीं है या सुख को सीमित शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गांधी जी मानते हैं अवधारणा के बजाय गांधी जी सभी लोगों का न्यूनतम एक ऐसा बेसिक कल्याणकारी कार्यक्रम हो। गांधी जी समस्त लोग, जितने भी भारत में लोग निवास करते हैं या नागरिक हैं,
के बजाय गांधी जी समस्त व्यक्तियों का कल्याण और सुख दोनों अलग अलग चीजें हैं। कल्याण थोड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य है, सुख शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, दोनों के अलावा पारलौकिक सुख भी हो सकता है, तो वो सुख के तो कई मायने हो सकते हैं। लेकिन कल्याण, व्यक्ति का कल्याण हमेशा सकारात्मक वस्तुओं में ही होता है। व्यक्ति अपना सुख कहीं भी देख सकता है, किसी भी वस्तु में अपना सुख मान सकता है, जैसी उसकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके आधार पर। लेकिन कल्याण कहीं से भी नकारात्मक नहीं होता। समस्त व्यक्तियों के कल्याण अपने कल्याण का अपने अहिंसक लोकतंत्र में समर्थन करते हैं। यानी उपयोगितावादी नहीं, काम लिया और फेंक दिया, यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं। सुख सीमित नहीं है, सुख असीमित शब्द है। सुख व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उसका सुख किस चीज़ में है, ठीक है। उसको तो हर चीज़ अच्छी लगती है। कभी कभी पढ़ाई से जी चुराना भी किसी व्यक्ति को आनंद दे सकता है, और कभी कभी पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी सुख दे सकता है। वो आप पर निर्भर करता है। तो ऐसी चीज़ें, यानी गांधी जी कह रहे हैं कि जो अधिकतम लोगों की बात नहीं करेंगे, हम ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं जहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को एक न्यूनतम कल्याण की वस्तु उपलब्ध हो, या न्यूनतम ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध हो जहाँ पर सभी लोग अपने विकास के लिए प्रयास कर सके। समर्थन किया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब कल्याण किस तरह का बता रहे हैं? कल्याण राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक, धार्मिक, लगभग सभी प्रकार के कल्याण का समर्थन करते हैं। किसी को कौन सी चीज़ चाहिए, किसी को किस चीज़ में अपने आप को मैच्योर करना है, या किस चीज़ में उसको अपना हित दिखाई देता है। आगे चलते हैं हम। मैंने बताया आपको न्याय की बात कर रहे हैं। गांधी जी न्याय सिद्धांत का या विधि की सर्वोच्चता का भी समर्थन करते हैं। ये उन्होंने ग्राम स्वराज्य में भी की थी, ठीक है। यानी गांधी जी ग्राम स्वराज्य के अंतर्गत भी जब उन्होंने कहा था तो उन्होंने कहा कि गांव के विवादों का निपटारा गांव की पंचायत समिति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। और इसीलिए वो गांधी जी कहते हैं कि न्याय अगर नहीं होगा तो अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। अगर न्याय व्यवस्थाएं ठीक हैं तो थोड़ी सी खराब व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसीलिए गांधी जी कह रहे हैं कि हमें न्याय का शासन करना होगा। और कानून निर्माण से लेकर कानून की पालना सुनिश्चित की जाएगी, व्यवस्थापिकाओं के माध्यम से, प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से। यानी कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। गांधी जी का जो न्याय कह रहा है उसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के लिए काम होगा। अब ये भी न्याय एक तरह का, समाज के सभी वर्गों के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो समाज के जो सभी वर्ग हैं, कमजोर, पिछड़े, उनको भी समान रिजर्वेशन जो है वो क्या करता है,
रिजर्वेशन यही तो करता है, न्याय तो उपलब्ध करवाता है वो, कि जो व्यक्ति पहले से अच्छी स्थिति में, अच्छी पोजीशन में है, तो वह उन लोगों के साथ, वो वर्ग जो पीछे था, पिछड़ा हुआ था, वो वर्ग जब कंपटीशन करे तो उसे किसी प्रकार की एक्स्ट्रा सहूलियत दी जाए, ताकि वो पहले से उच्च स्थान पर बैठे व्यक्तियों के साथ वो निम्न स्तर का व्यक्ति क्या कर सकते, कंपटीशन कर सके। धीरे धीरे जब उसका लेवल बढ़ जाएगा तब देखा जाएगा रिजर्वेशन हटाया जाए या लागू रखा जाए। वो जो रिजर्वेशन है वो इसी तरह का प्रभाव रखता है, न्याय उपलब्ध करवाता है। तो ये हमारी हमारी अहिंसक लोकतंत्र को लेकर ये अवधारणा है, मतलब मूल बात क्या क्या है जिस पर ये अहिंसक लोकतंत्र काम करेगा। ठीक है, आगे चले। एक और महत्वपूर्ण बात और देख लें आप, गांधी जी अहिंसक लोकतंत्र का आधार धर्म को भी मानते हैं। यानी धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी। किसको मानते हैं? धर्म को मानते हैं। क्योंकि ऐसा कोई धर्म नहीं है जो अधार्मिक तत्वों को बढ़ावा देता हो, क्योंकि धर्म किसको बढ़ाता है? सद्भाव को, क्योंकि धर्म सद्भाव का विकास करता है। कोई भी धर्म हो, विश्व का कोई भी धर्म हो, किसको बढ़ाता है? सद्भाव को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये गांधी जी की जो अवधारणा है उस राज्य के संदर्भ में, उसे आप देखें। आगे बात की थी हमने अहिंसा या हिंसा की समाप्ति। दूसरा किसका समर्थन करते हैं? सर्वोदय का समर्थन या सर्वोदय की भावना का समर्थन। और इसके अंतर्गत क्या होगा? समाज के सभी वर्गों को समानता के आधार पर क्या किया जाए? विकास किया जाए या विकास करने का मौका दिया जाए। वहाँ पर अल्पमत और बहुमत के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाए, समाज को डिवाइड नहीं किया जाए, बल्कि ऐसा वातावरण उपलब्ध किया जाए जहाँ पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही समान रूप से उन परिस्थितियों में अपना विकास कर सकेंगे। ऐसा गांधी जी का मानना है। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि ये जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का जो सिद्धांत उपयोगितावादियों का, किसने दिया? ये उपयोगितावादियों ने। उन उपयोगितावादी के अनुसार राज्य को ये ध्यान रखना है कि जो अधिकतम लोगों का सुख जिसमें है वो उपलब्ध करवाएं। तो अधिकतम लोगों के बाद वो जो न्यूनतम लोग बच जाएंगे, यानी संपूर्ण लोग नहीं कह रहे, तो वो जो शेष लोग बच गए हैं उनके सुख का क्या होगा? उनके मन में किसी तरह का विद्रोह या विरोध पैदा होगा। तो उसके बजाय गांधी जी क्या कह रहे हैं कि समस्त व्यक्तियों का क्या किया जाए? वहाँ पर सभी जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम किया जाए। अब वहाँ पर अधिकतम लोगों को आप अधिकतम सुख दे सकते हैं, तो यहाँ पर समस्त लोगों को कम से कम न्यूनतम कुछ आवश्यक वस्तुएं या आवश्यक दशाएं तो उपलब्ध करवा ही सकते हैं, ऐसा गांधी जी मानते हैं। तो सब किसी को छोड़ने की बात नहीं कह रहे गांधी जी। वो सिद्धांत क्या कह रहा है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी मैक्सिमम पीपुल, उनकी मैक्सिमम जो डिजायर है उनको पूरी कर दो। पूरी तो वहाँ भी नहीं कर रहे हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख यानी ज़्यादातर, पूरा ऐसा भी नहीं है अधिकतम लोगों का पूरा सुख, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पर दोनों ही तरह से गांधी जी कह रहे हैं कि वहाँ पर जो कमी रह रही है उसको किसके द्वारा पूरा किया जाना चाहिए? अहिंसक लोकतंत्र के माध्यम से। इसलिए गांधी जी अहिंसक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, उसकी अवधारणा को स्पष्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, गांधी जी ये कह रहे हैं कि न्याय सिद्धांत पर भी आधारित है। किसका पालन करें यहाँ पर? न्याय सिद्धांत। और न्याय मैंने आपको बताया ये भी न्याय है। इन दोनों वर्गों के हितों की रक्षा करना भी क्या है? न्याय है। अपराधी को दंड देना भी क्या है? न्याय है। ये आपकी क्षमताओं के अनुसार आपके साथ व्यवहार किया जाए, बिहेव किया जाए, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? न्याय के अंदर आएगा। विधि का समर्थन करते हैं, कानून का समर्थन करते हैं, कानून के शासन का समर्थन करते हैं मिस्टर गांधी।
खुद भी न्याय के पालन की अवधारणा का समर्थन करते हैं। कानून के निर्माण से लेकर कानून की पालना को सुनिश्चित किया जाएगा। इस अहिंसक लोकतंत्र में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इस तरह का काम करेंगे। आगे मैं कह रहा हूँ कि जो अंतिम बिंदु है हमारा वो है लोकतंत्र का आधार धर्म है। किसको माना है गांधी जी ने? धर्म को। और जो वास्तव में अपने अपने धर्म का पालन करते हैं वो ही क्या होते हैं? धर्मनिरपेक्ष भी होते हैं। जो किसी धर्म को नहीं मानता वो तो नास्तिक हो गया एक तरीके से। नास्तिक और धर्मनिरपेक्ष होने में फर्क तो होगा ही। जो किसी धर्म को नहीं मानता वो तो क्या कहलाएगा? नास्तिक कहलाएगा, सीधी सी बात है। तो वह तो सभी धर्मों के अस्तित्व को स्वीकार करेगा ही नहीं। और गांधी जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा वह धर्म की महत्ता को जानते हुए दूसरों के धर्म का पालन करना भी सुनिश्चित करेगा। ठीक है, यानी वो है किसी भी प्रकार से किसी के धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करेगा, या किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप दूसरों के धर्म को नुकसान पहुंचाइए। तो इस प्रकार गांधी जी कह रहे हैं कि ये जो अहिंसक लोकतंत्र होगा वहाँ पर न्याय भी होगा, धर्म भी उपस्थित होगा, सभी वर्गों के प्रति समान व्यवहार किया जाएगा, वहाँ पर हिंसा का समर्थन नहीं होगा, लेकिन सीमित मात्रा में पुलिस और सेना की उपस्थिति आवश्यक होगी, क्योंकि वहाँ मानव का कल्याण आवश्यक है और उस कल्याण में सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में वर्णित की गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमने जो दूसरा देखा था शासन का दृष्टिकोण क्या होगा, इसको देख लें आप एक बार। शासन का दृष्टिकोण क्या होगा, आगे चलें। चलते हैं दूसरा। अहिंसक लोकतंत्र के में शासन का दृष्टिकोण। अहिंसक लोकतंत्र में शासन का दृष्टिकोण। अब देखो हम बात करें कि शासन का दृष्टिकोण। शासन आ गया, हमने कहा एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जो कि वहाँ पर विधि का शासन स्थापित करेगी, न्याय उपलब्ध करवाएगी, हिंसा का समापन करेगी या हिंसा को सीमित करेगी। शासन कौन? जो जनता, जिस जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है उन प्रतिनिधियों के माध्यम से जिस सरकार की स्थापना होगी वो किसका स्वरूप है? शासन का। तो शासन जनता के प्रति क्या अवधारणा लेकर चलेगा या जनता को किस रूप में स्वीकार करेगा गांधी जी के अहिंसक लोकतंत्र में? तो गांधी जी ने कहा कि जो भी शासन के प्रतिनिधि हैं या शासन में बैठने वाले जो व्यक्ति हैं वे ये न मान लें कि अब वे सर्वसर्वा बन चुके हैं, यानी वहाँ पर उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि जनता ने उन्हें अपने कल्याण के लिए चुना है। तो जनता का कल्याण करना ही इस शासन वर्ग का या इस शासन का दृष्टिकोण होना चाहिए, महत्वपूर्ण दायित्व होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसे अपने शासन के माध्यम से जनता के हितों की पूर्ति
करनी चाहिए। और जनता के कल्याण में ही शासन वर्ग का कल्याण भी छुपा हुआ है। जहाँ जनता का कल्याण नहीं होता है या जनता की अपेक्षाओं पर शासन वर्ग खरा नहीं उतर पाता है, वहाँ उस राज्य में क्रांति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या क्रांति हो जाती है। अगर शासन को अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाना है या क्रांति से उसे अपना बचाव करना है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसे यानी शासन को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। देखें, गांधी जी के अहिंसक लोकतंत्र में शासन द्वारा जनता के कल्याण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, गांधी जी के अहिंसक लोकतंत्र में ये दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं। शासन द्वारा जनता के कल्याण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अभी हमने जिसकी बात की थी, कल्याण। अब कैसे? शासन इस प्रकार कार्य करे कि जनता के कार्यों में उसका हस्तक्षेप क्या हो जाए, कम हो जाए। वही आत्मनिर्भरता वाली बात हम जो कर रहे हैं, जनता क्या हो जाए, अपने मामलों में स्वयं आत्मनिर्भर हो जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करे, कार्य करे, अपने ऊपर करे, अपने अनुसार निर्णय ले, अपने अनुसार किसी कार्य को करने की कोशिश करे, हमेशा शासन की ओर मुंह ताक कर खड़ी न हो जाए, उसका हस्तक्षेप सीमित हो जाए। लिए कहने में तो अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने भी देखा होगा, हम अपनी अहमियत को दर्शाने के लिए कई बार दबाव बनाने का भी प्रयास करते हैं। हमारे ऊपर कुछ लोग अगर डिपेंड थे, आज वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो हमें थोड़ा सा क्या होता है, बुरा लग रहा होता है, या हमको जो पहले महत्व दिया जाता था अगर आज नहीं दिया जाएगा तो जनरली हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ये भी कह रहे हैं कि किसी राज्य को बड़ा होकर अपना हस्तक्षेप न्यूनतम करना चाहिए। प्रजा के कार्यों में शासन क्या करे, न्यूनतम हस्तक्षेप रखे, यानी ऐसा उसका दृष्टिकोण धीरे धीरे डेवलप हो। विकेंद्रीकरण जो गांधी जी कह रहे थे ग्राम स्वराज्य के अंतर्गत, उसी प्रकार का प्रयास करें, यानी अपने मैक्सिमम राइट्स को डाइवर्ट कर दे, जनता के प्रतिनिधियों में या प्राइवेटाइजेशन लाकर या किसी भी अन्य माध्यम से अपना हस्तक्षेप क्या कर दे, वो कम कर दे। समाप्त करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सीधी सी बात, इस स्टेज पे समाप्त करना नहीं कह रहे हैं। वो प्रथम स्टेज पे जिस तरह गांधी जी ने कहा था कि राज्य का अंत हो जाना चाहिए, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यहाँ ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि राज्य या शासन या जो शासक है वो इस प्रकार का वातावरण डेवलप करें, यानी उस शासक का दृष्टिकोण ऐसा हो कि मेरी भूमिका सीमित होनी चाहिए, मैं सभी मामलों में हस्तक्षेप न करूं, जहां मेरी अत्यंत आवश्यकता हो या जहां मेरे अलावा किसी अन्य के द्वारा उस समस्या या उस परिस्थिति को ठीक नहीं किया जा सकता, तब राज्य के द्वारा वहां हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। देखिए आप, इस प्रकार कार्य करें कि जनता के कार्यों में उसका हस्तक्षेप सीमित हो जाए। मात्र जनता द्वारा निर्वाचित होना ही मात्र जनता द्वारा निर्वाचित होना ही लोकतंत्र नहीं कहला सकता। ठीक है, शासक द्वारा या शासन द्वारा
जनता के प्रति दायित्वों का निर्वहन कर